नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी सरकार अपनी सीएम बनाएगी। जहाँ तक इलेक्शंस उन्होंने फाइट कर लिया था और एक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्या लगता है कि क्या जो दिल्ली में अभी तक जो शराब नीतियाँ चल रही थी, उसके प्रति जो कारण है वो क्या इस पूरे के पूरे सेक्टर को डैमेज कर सकती है क्या? क्या जो फ्री की रेवड़ियाँ के साथ-साथ जो फ्री की का सस्ते रेटों में मिलती हुई शराब थी दिल्ली में, क्या उनसे जो शराब एक सेक्टर की कंपनियां हैं जो किसी वाइन्स बियर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, क्या इनकी जो है गिरावट हो सकता है? चलिए जानने की कोशिश करेंगे जो क्या इनको बड़ी धक्का लगने का चांसेस तो नहीं क्रिएट करता है। देखिए अब इसको लेकर देखा जाए तो अभी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। एक कंपनी है जो कंपनी अपनी इस सेक्टर में तिलक नगर कह सकते हैं, तिलक नगर इंडस्ट्रीज है जो इसी सेगमेंट की एक लीडरशिप कंपनियां हैं जो कि देखिए इनके पास ब्रांड्स में क्या कह सकते हैं कि मॉन्शंस, चाहे फ्रेंच ब्रांड्स ब्रांडी की बात किया जाए, कोरियर्स, नफस स्टैंड, ब्रांडीज, ग्रीन्स की बात किया जाए, ये इनके पास अलग अलग ब्रांड्स हैं जो कि ब्रांड्स जो है क्या किससे जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है जो कहते हैं ना दारू और शराब वाली चीजों से जुड़ा हुआ है। तो इस कंपनी को क्या बहुत बड़ी धक्का लग सकती है या पूरे के पूरे इंडस्ट्री को धक्का लग सकती है इस स्टेट को लेकर के, क्योंकि पूरे के पूरे सरकार ही पलट गई ना। आइए जानने की कोशिश करते हैं तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर, जहां एक लंबी गिरावट देखने को मिला आज, और उसके प्रति क्या केवल एक था या पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल में देखने को, जहां पे हमने यूनाइटेड स्पिरिट्स को चर्चा करेंगे, एलाइट्स ब्लेंडर की चर्चा करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि रेडकॉन्स हो, इसके अलावा चाहे वो ग्लोबस स्प्रिट्स, इन सभी कंपनियों को आपस में कंपेयर करेंगे फंडामेंटल से लेकर के और मार्केट की ट्रेंड तक को चर्चा करने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे देखा गया कि लंबी गिरावट केवल आज नहीं, इससे पहले भी गिरावट रही थी और एक पीक पे जाने के बाद मार्केट में गिरावट हुई, तो ये बड़ी हलचल है। क्या रिजल्ट का प्रोस्पेक्टिव डेटा है या क्या कहता है? देखिए यहाँ पे यदि डेटाबेस को देखेंगे तो कंपनी बुक वैल्यू के मुताबिक जो मार्केट है वो करीब 841% की रनवे पे उड़ती हुई देखी गई। इंटरेंसिक वैल्यू 114 रुपये है, उससे भी देखा है तो मार्केट में 3 गुने के आसपास की रणनीति आप कह सकते हैं। जबकि हायर से लोअर की बात यदि करें तो अभी फिलहाल ये जो ट्रेंड बनती दिख रही है वो अपर ट्रेंड के लिए बातें शामिल करती है। भले ही मार्केट में कई बार गिरावट चलना हो तो मार्केट की स्ट्रेटजी चलती है। इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखा है तो आज भी ये अंडर वेटेज की बात कहती है, अर्थात बहुत ज्यादा निवेशक नहीं है इस कंपनी में, बहुत ज्यादा क्राउड के साथ नहीं है। जहां यदि आप इनकी प्रमोटर होल्डिंग का देखें तो 40% की होल्डिंग के साथ रखती है और डिविडेंड पे कंपनी रही है। आरओसी की आंकड़ा यदि देखा है तो 24 से लेकर 22% तक रिटर्न क्रिएट करती है। वहीं पे ओवरऑल इस कंपनी करीब 13% की कमाई को सेव करती है। तो अर्थात क्या इस कंपनी का कितना टर्नओवर रहा, कैसा रहा, किस तरह का एक्सपेक्टेशन रहा। जहां दिसंबर का रिजल्ट इसका अपडेट हुआ और दिसंबर के रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव डेटा को लेकर के डैमेज करती देखी गई। डैमेज ये देखी गई कि दिसंबर टू दिसंबर में देखा गया कि इनमें एक गिरावट रही थी। और यदि आप क्यू और क्यू के मुताबिक भी देखेंगे तो ये गिरावट दर्ज करती देखी गई। तो मतलब इनका जो मार्केट का ट्रेंड रहा वो वाई वाई क्यू और क्यू दोनों में गिरावट सर संकेत मिलती देखने को मिला है कंपैरिजन करने के बाद। जबकि अच्छी बात ये रही कंपनी के लिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वो क्या करती देखी, वो एक नए आयाम छूते हुए देखी, क्योंकि इसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो बढ़ के करीब 18% हो गया, जो कि पिछले पीरियड के मुकाबले कह सकते हैं कि जो वाई वाई में 14% था उसमें 400 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी दर्ज करती देखी गई। नेक्स्ट देखने को मिलता है कंपनी को लेकर जो क्या इस कंपनी का जो पॉइंटेड व्यू रहा ईयरली बेसिस को लेकर, उसका क्या आंकड़ा कहती है। उसके मुताबिक देखा जाए तो सेल्स में जो था वो करीब अभी 0% के आसपास गैप की बात करती है। स्टॉक जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को देखें तो करीब 43% तक अप ट्रेंड दर्ज करती है। वहीं पे जो स्टॉक प्राइस है उसमें भी अप डाउन के साथ साथ मार्केट अप ट्रेंड ही जाहिर करती देखी गई। जबकि ब्रेकआउट हुई थी, ब्रेकआउट होने के मल्टीपल चांसेस थे कि मार्केट में कई बार पैनिक होता है, गिरता है। क्या गिरने के जो कारण हैं, क्या पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल गिरने के, तो बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। जबकि निवेशकों का इंटरेस्ट इस कंपनी में ये कहता है कि कंपनी में करीब करीब 1 लाख से ज्यादा निवेशक हैं।
प्रमोटर के अलावा एफआईडीआई की थोड़ी बहुत होल्डिंग है, लेकिन आम पब्लिक के पास 44% से ज्यादा का होल्डिंग बनता है। जब इस कंपनी को पीयर से कंपेयर करेंगे, जहां यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, यूनाइटेड बिवरेज हो, रेडको, खेतान जैसे कंपनी शामिल हो, तो कुछ कंपनियों में ऐसा लगता है कि रेस इतनी तेज है जो आप सोच नहीं सकते, मतलब डबल के आसपास है। लेकिन तिलक नगर में जो रेस है वो थोड़ा सा सिकुड़ता देखने को मिला, जबकि चाहे वो कैश मार्केट की करंट प्राइस को देखें बुक वैल्यू से, चाहे स्टॉक की पी के हिसाब से, दोनों तरफ से इसमें अंडरवेट कहती है। जबकि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में जो इनका नेट इनकम मार्जिन रहा वो 13% का आंकड़ा देती है, तो बाकी कंपनियां जो है चाहे यूनाइटेड स्पिरिट्स हो वो भाई 12% की कमाई सिद्ध करती है। तो इसके हिसाब से ये नहीं है कि यहाँ पे गिरावट, इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है लास्ट 12 महीने में सटीकता दर्ज करती देखी गई। हाँ, 2 पीरियड में इनका थोड़ा सा डैमेज देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में एक लंबी गिरावट होना स्वाभाविक सी बात कई बार हो जाती है। अब आते हैं इसको समझने के लिए, देखिए पिछले 1 साल के दौरान की यदि हम चर्चा करेंगे, तो तिलक नगर से लेकर के चाहे यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, चाहे लाइट ब्लेंडर हो, इन सभी कंपनियों में करीब करीब नॉमिनल से लेकर के या 30% तक की खरीदारी रही। सबसे ज्यादा यदि खरीदारी रही तो वो तिलक नगर इंडस्ट्रीज के अंदर ही दर्ज करती देखी गई। तो दूसरा पहलू कहता है कि इसको लेकर के क्या आंकड़ा कहती है, जब मार्केट में सबसे ज्यादा चलने वाली स्टॉक भी वही रही तो सबसे ज्यादा गिरने वाली स्टॉक भी वही रहेगी। ऑब्वियसली देखा गया कि पिछले 1 महीने के दौरान में यदि गिरावट दर्ज करती देखी गई, तो जो किसी कंपनी में नॉमिनल थी, तो अल्टीमेटली ज्यादातर कंपनी में बिकवाली का प्रेशर था, एक्सेप्ट द एक कंपनी छोड़ करके, ग्लोबल स्पिरिट्स को छोड़ करके। रेस्ट में देखा गया कि यहाँ पे 20% से ज्यादा गिरावट दर्ज करती, मतलब जो जितनी रफ्तार से तेजी से वो चलती है उतनी रफ्तार से गिरावट भी दर्ज करती, क्योंकि वो पैनिक और सेंटिमेंट की तरफ इशारा देती देखी जाती है। जबकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझने की कोशिश किया, तो रिस्क और रिटर्न को यदि आप आपस में कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, तो रिस्क वर्सेस जो रिटर्न का ग्रोथ लेवर है वो काफी ज्यादा बात शामिल करती है। और इसको लेकर के यदि हम एक पार्ट को और जाने कि क्या कंपनी कुछ देने लेने की बात भी शामिल करता है कि नहीं करता है, तो कंपनी हमेशा से फाइनल डिविडेंड देती रही है। इंटरम डिविडेंड भी फाइनल डिविडेंड के तौर पे करीब 50 पैसे दिया है, 25 पैसे दिया, 10 पैसे दिया, बहुत बड़ी नहीं दिया। लेकिन 2014 के बाद बात किया तो 20 में इन्होंने एजीएम किया था, 22 से इन्होंने स्टार्ट किया, 22, 23, 24 उन्होंने देने की कुछ कोशिश किया, जहां निवेशकों को रिझाने की कोशिश रही। कंपैरिजन टू द स्टैंडअलोन डेटाबेसेस में रेवेन्यू के पोर्शन में गिरावट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट, नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिला है। और कंपैरिजन टू द सेंसेक्स और बीएसई मूविंग जो एफएमसीजी इंडेक्सेशन है उससे कंपेयर करेंगे, तो कुछ सालों में तो अच्छी खासी रिटर्न रही है, लेकिन फिलहाल इसको 3 महीने से लगातार इसमें बिकवाली का प्रेशर दर्ज करती देखी गई है, जहां से यहाँ से देखने को मिला कि यहाँ से टाइम ये क्या होता है। तो आप इस पोजीशन से यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ निगेटिव दिखेगा, और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये पॉजिटिव दिखेगा। आखिर 2 सवाल और, एक है टारगेट, एक है एसएल। दोस्तों हमेशा 2 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, और वो ये कहता है कि टारगेट का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस, एसएल का मतलब होता है सेविंग, अपनी कैपिटल को कहाँ तक आप सेव कर पाते हैं, कहाँ तक एक्सपेक्टेशन लेके चलना चाहते हैं। ये एक छोटा सा पहलू की जिक्र करते रहता हूँ, क्योंकि मैं किसी तरह की ना कोई ट्रेडर हूँ ना कोई एडवाइजर हूँ, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।